हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैथ्स बाय विकास कुमार यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग एनटीपीसी का सेट करेंगे, है ना। आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, मैथ्स बाय विकास कुमार, मैथ्स बाय विकास सर 2। सब क्या है, सब सटा हुआ है, सब लगता रहा मैथ्स बाय विकास सर 2। जितना भी आपका कोई भी इंफॉर्मेशन होगा टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और जितना भी सेट का पीडीएफ होगा सब टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, है ना। आप लोग आप लोग आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम को, और वीडियो को, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 3 विषम अभाज्य संख्या का योग 40 है, तो इन अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से पहले यह बताए कि विषम अभाज्य संख्या कहते हैं किसे? वैसी संख्या जिसका मात्र 2 फैक्टर हो, वैसी संख्या जिसका मात्र 2 फैक्टर हो, पहला 1 और दूसरा 100 है, तो वैसी संख्या को क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोलेंगे। अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 से। जैसे 2 3 5 7, ये सब क्या है? 2 3 5 7 11, ये सब क्या है? विषम, ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या। दो एक ऐसा मात्र 2 एक ऐसा अभाज्य संख्या जो क्या है? इवन है, जो क्या है? इवन है और अभाज्य संख्या है। सिर्फ खाली दो को छोड़कर जितना भी अभाज्य संख्या होगा वो क्या होगा? विषम होगा। तो यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि 3 अभाज्य संख्या कौन कौन? x प्लस वाई प्लस जेड, इसका योग कितना दे दिया है? 40 दे दिया है। तो यहाँ से पहले यह बताइए, अगर दो ऑड नंबर को जोड़ेंगे, तो रिजल्ट क्या मिलेगा? इवन मिलेगा। अगर 2 ऑड नंबर को जोड़ते हैं तो रिजल्ट क्या मिलेगा? इवन नंबर मिलेगा। अगर तीन ऑड नंबर को जोड़ते हैं तो रिजल्ट क्या मिलेगा? ऑड मिलेगा, है ना। जैसे समझिए, मान लीजिए कि जैसे 3 प्लस 5 रिजल्ट कितना आ जाएगा? 8। 8 कैसा नंबर है? इवन नंबर है। मान लीजिए कि कोई 3 विषम अभाज्य संख्या, मान लीजिए जैसे 3 प्लस 5 प्लस 11, जोड़िए, इसका रिजल्ट क्या आएगा? 5 3 8, 8 और 11 कितना आ जाएगा? 8 और 11 आ जाएगा आपका 19। 19 कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। तो यहाँ से देखिए, मान लीजिए कि अगर तीनों का तीनों अभाज्य संख्या विषम होगा तो क्या रिजल्ट कभी भी इवन मिलेगा? नहीं मिलेगा। यहाँ से यह हमको अब क्लियर जब पता चल गया कि इसमें से क्या कोई 2 ऑड है तो एक क्या है? इवन है। इवन हमको पता है कि अभाज्य संख्या में सिर्फ खाली 2 ही एक ऐसा संख्या जो क्या है? इवन है और अभाज्य है। तब मान लेते हैं कि यह 2 क्या है? x का मान कितना आ गया? 2। तब y प्लस जेड का मान कितना आ जाएगा? 40। 2 को उस सार लेकर जाएंगे तो y प्लस जेड बराबर कितना आ गया? 38 आ गया। तो यहाँ से देखिए, अब 2 ऐसी अभाज्य संख्या को जोड़िए कि जिसको जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 38 आना चाहिए। दोनों की दोनों संख्या क्या होना चाहिए? अभाज्य होना चाहिए। तब मान लेते हैं कि अगर y का मान 3 लेते हैं, तो y में कितना जोड़ें कि योग कितना आ जाए? 38 आ जाए। तो जेड का मान कितना लेना पड़ेगा? 35 लेना पड़ेगा। क्या 35 अभाज्य संख्या है? नहीं है, यानी ये वाला नहीं होगा। अगर y का मान 5 लेते हैं तो y में कितना जोड़े? इसमें कितना जोड़ें कि 38 आ जाए? तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 33 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए, 33 जोड़े तक कितना, क्या 33 योग तो 38 आ रहा है, लेकिन दोनों का नंबर क्या होना चाहिए? अभाज्य नंबर। क्या 33 अभाज्य है? नहीं है, तो यानी ये भी नहीं होगा। अगर y का मान 7 लेते हैं, तो z का मान कितना लेना पड़ेगा कि 38 आ जाए? तो कितना लेना पड़ेगा? 31। यहाँ से देखिए, यह दोनों क्या है? योग कितना आ रहा? 38 है। यह दोनों के दोनों क्या है? भाज्य संख्या। तो मालूम हो गया। तो y का मान कितना? 7। तो z का मान कितना? आ जाएगा? 31 आ जाएगा। यही तीनों संख्या का योग गुणनफल पूछा था। x का मान कितना? 2, y का मान कितना? 7, z का मान कितना? 31। अब गुना कर दीजिए, 7 से 31 गुना 7, 7 7 21, 2 से 7 दूना 34, 4 कितना आ गया? गुणनफल 434 आ गया।
देखिएगा 12 नंबर, कोई व्यक्ति 1 घंटा में धारा के प्रतिकूल 11 किलोमीटर पर घंटा की गति से और धारा के अनुरूप 23 किलोमीटर पर घंटा की गति से नाव चला सकता है। तो धारा की गति, तो यहाँ से देखिए धारा के अनुरूप कहने का मतलब क्या है कि धारा की दिशा में अगर कोई नाव धारा की दिशा में जाएगा तो चाल क्या हो जाएगा, बोट प्लस वाटर। अगर धारा के विपरीत, अगर वही नाव धारा के विपरीत दिशा में जाएगा तो चाल क्या हो जाएगा, बोट माइनस वाटर हो जाएगा, है ना। तो आपका वाटर का चाल पूछा है कि धारा की गति क्या है। तो यहाँ देखिए धारा के विपरीत दिशा में जाएगा तो चाल क्या हो जाएगा, बोट माइनस वाटर। और धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या है, 11 किलोमीटर पर आवर, 11 किलोमीटर पर आवर। अगर यही नाव धारा की दिशा में जाएगा तो चाल क्या हो जाएगा, 23 किलोमीटर पर आवर, 23 किलोमीटर पर आवर, 23 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से देखिए अगर यहाँ से देखिए अगर इस तरह का दो इक्वेशन मालूम, अगर माइनस वाला का चाल निकालना है, अगर माइनस वाला का चाल निकालना है तो क्या करेंगे, घटाकर आधा कर देंगे। और वाटर का चाल निकालना है तो दोनों का अंतर करके आधा कर देंगे। 23 में से 11 गया कितना, 12, 12 का आधा कर दीजिए 2, कितना गया 6। वाटर का चाल कितना गया, 6 किलोमीटर पर आवर, यही आंसर हो गया। मान लीजिए कि अगर बोट का चाल पूछे था, अगर प्लस वाला का चाल पूछे था, अगर बी का मान पूछे था तो क्या होता, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देते, कितना गया योग कितना 34, 34 बटा 2। बोट का चाल पूछता तो कितना जाता, 70 किलोमीटर पर आवर, लेकिन आपका वाटर का चाल पूछा तो क्या हो जाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर। अब देखिएगा 13 नंबर में क्या बोल रहा है, द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4x प्लस 1 का मूल कैसा है। तो यहाँ से देखिए द्विघात क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, बताइए आप लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या फॉर्म होता है। यहाँ से देखिए ax प्लस ax² प्लस bx प्लस c, यही ना होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म। अगर x² के साथ जो कोफिशिएंट है वह x² के साथ जो कोफिशिएंट लगा होता है वह क्या होता है, x के साथ जो कोफिशिएंट होता है वह भी कांस्टेंट टर्म क्या होता है, c। तो यहाँ से देखिए अगर देखिए इसमें 3 रूल होता है, यहाँ से देखिए समझिए, अगर b² माइनस 4ac बराबर 0 तो मूल क्या होगा, मूल जो है वास्तविक और समान, मूल वास्तविक और समान होगा, वास्तविक और समान। अगर दूसरा देखिए, अगर b² माइनस 4ac, अगर b² माइनस 4ac का मान, अगर इसका मान 0 से बड़ा होगा तब क्या होगा, मूल वास्तविक और असमान होगा। कैसा होगा, मूल वास्तविक और असमान। अब देखिए तीसरा क्या है, अगर b² माइनस 4ac इसका मान अगर 0 से बड़ा आ जाए, यानी इसका मान निगेटिव में आ जाए तो क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या दिया हुआ, 13 नंबर क्वेश्चन में आपको दे दिया है 4x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। तभी क्या बोले थे कि x² के साथ जो कोफिशिएंट हुआ है ये होगा, यानी a का मान कितना है 4, और x के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो b होगा, b का भी मान कितना गया 4। और कांस्टेंट टर्म, यह क्या कांस्टेंट टर्म कितना है 1 है। तो यहाँ से देखिए अब निकालते हैं b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, तब b का मान कितना है, b का मान कितना 4, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4, a का मान कितना 4 गुना 1, यहाँ कितना गया 16 माइनस 16 कितना गया 0। अगर क्या बोले थे, अगर b² माइनस 4ac इसका मान जो है अगर 0 के बराबर आ जाए तो यह क्या होगा, वास्तविक और समान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, वास्तविक और समान, बी नंबर। देखिए 14 नंबर आपका सिंप्लीफिकेशन कर लीजिएगा। देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
₹24 प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 32 किलोग्राम चीनी और ₹31 प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 14 किलोग्राम चीनी के साथ मिलाया जाता है। तो मिश्रण का मूल्य निकालना है। तो यहाँ से देखिए दो क्वांटिटी है। पहला चीनी का मूल्य जो है, पहला जो चीनी खरीदे वह कैसे है, ₹24 प्रति केजी। कितना केजी खरीदे हैं? 32 केजी। और दूसरा प्रकार का जो चीनी का मूल्य है वो कैसे खरीदे हैं? ₹31 प्रति केजी। कितना केजी खरीदे हैं? 24 केजी। और दोनों को मिला दे, दोनों को मिलाने के बाद अब उसका कितना प्राइस हो रहा है तो यह पूछ रहा है। तो यहाँ से देखिए पहला प्रकार की चीनी का कीमत कैसे है? ₹24 प्रति केजी। ₹24 प्रति केजी। कितना केजी खरीदे हैं? 32 केजी। दूसरा प्रकार के चीनी का कीमत कितना है? ₹31 प्रति केजी। कैसे? ₹31 प्रति केजी। कितना केजी खरीदे हैं? 24 केजी खरीदे हैं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से क्वांटिटी का, इस पर भी आंसर आएगा, लेकिन क्या कैलकुलेशन करने में आपको क्या बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या करते हैं, रेशियो, क्वांटिटी का जो मात्रा है ना उसका रेशियो ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए रेशियो ले लेते हैं कितना से, 8 तिया 24, 8 चौको 32, यानी कि ₹24 वाला कितना केजी खरीदे हैं? 4 केजी। ₹31 वाला कितना चीनी खरीदे हैं? 3 केजी। तो यहाँ से देखिए 1 केजी का कीमत ₹24, तो 4 केजी का कीमत कितना आ गया? ₹96। 1 केजी का कीमत ₹31, तो 3 केजी का कीमत कितना रुपया आ गया? ₹93। तो यहाँ से देखिए अब जोड़ देते हैं कि दोनों को मिलाने के बाद टोटल कितना प्राइस हो गया। तो जोड़ दीजिए, 6 3 9 9 9 18, कितना आ गया? 189। और चीनी खरीद लिए कितना? 4 3 7, यानी 7 केजी का कीमत मिलाने के बाद कीमत हो गया कितना? इतना। और यह कितना केजी का कीमत है? 7 केजी। तो 1 केजी का पूछा है, तो 7 से भाग देंगे तो 1 केजी का निकल जाएगा। काटिएगा, 7 दूना 14, कितना बचा? 4, 7 से 49, कैसे रुपया आ गया? ₹7 प्रति केजी। देखिएगा 20 नंबर में क्या बोल रहा है? 10 वर्ष पहले हेमा की आयु गीता की आयु की दोगुनी। अब वर्तमान में गीता की आयु क्या होगी यदि हेमा की आयु 10 वर्ष बाद 40 वर्ष होगी। देखिए समझिएगा क्या बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद हेमा की आयु क्या है? 40 वर्ष। तो यह बताइए कि वह हेमा की आयु प्रेजेंट में कितना होगा? तो 10 साल पहले ना, तो हेमा की आयु प्रेजेंट में कितना होगा? 30 साल होगा। तो यहाँ से देखिए यह अनुपात क्या दे दिया? 10 वर्ष पहले हेमा की आयु गीता की आयु की दोगुनी थी। यह कब का दिया हुआ है? 10 वर्ष पहले। 10 वर्ष पहले हेमा की आयु, हेमा की जो आयु है गीता की आयु का कितनी गुना है? 2 गुना। मान लेते हैं गीता का 1, तो हेमा का कितना? 2 गुना। यह कब का है? 10 वर्ष पहले का है। यह कब का रेशो दिया हुआ? 10 वर्ष पहले। और किसका उम्र दिया हुआ? देखिए यहाँ आपका किसका उम्र दे दिया है? हेमा का उम्र, हेमा को उम्र यह कब का दे दिया है? 10 वर्ष बाद का। 10 वर्ष बाद हेमा, 10 वर्ष यानी प्रेजेंट से 10 वर्ष बाद हेमा की उम्र कितना था? 40। अगर हेमा को उम्र प्रेजेंट में पूछे कि हेमा को उम्र प्रेजेंट में कितना है, तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। यह कब का दिया हुआ? 10 वर्ष पहले। अगर पूछेंगे कि 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले हेमा को उम्र कितना था? 10 वर्ष पहले हेमा को उम्र कितना था? 20 साल। हेमा की उम्र 10 वर्ष पहले कितना था? 20 साल। तो यहाँ से देखिए 2 यूनिट का मान, यह कब का? 10 वर्ष पहले का ना, 10 वर्ष पहले का उम्र निकाली, यानी 2 यूनिट का मान कितना है? 20। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 10। तो गीता का उम्र 10 वर्ष पहले कितना था? तो 1 यूनिट का मान 10, तो 1 यूनिट का मान कितना गया? 10। क्या पूछा है? गीता का वर्तमान, गीता का वर्तमान, यह कब का उम्र है गीता का? 10 वर्ष पहले का। अगर वर्तमान में जोड़ेंगे तो 10 जोड़ना ना पड़ेगा, यानी गीता का प्रेजेंट उम्र कितना है? 10 + 10 कितना आ गया? 20 साल। देखिएगा 21 नंबर में क्या बोल रहा है? आरोही क्रम में व्यवस्थित परीक्षणों के एक समूचे 11 12 14 15 x + y और x + 3 20 23 25
और 27 का माध्यिका कितना दे दिया है, 17 दे दिया। तो x का मान निकालना। तो यहाँ से देखिए माध्यिका कैसे निकालेंगे। देखिए माध्यिका कैसे, अगर दिए गए डेटा, अगर जो डेटा दिया गया है तो उस डेटा को, उस चर मान को घटते या बढ़ते क्रम में अरेंज करिए। क्या करना है, पहले जो डेटा, जो चर मान दिया रहेगा उसको घटते या बढ़ते क्रम में अरेंज करिए। अरेंज करने के बाद अगर बीच में सिंगल नंबर, अगर सिंगल डिजिट मिल गया, अगर एक नंबर मिल गया तो वह क्या, वही हमारा माध्यिका होगा। अगर बीच में दो टर्म मिल गया तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे, वह क्या हो जाएगा, हमारा मीडियन हो जाएगा। जैसे समझिए, मान लीजिए कि 2, 3, 5, 9, 11, 15, यह क्या है, अरेंज। यह क्या लिख दे, अरेंज करके इस तरह से आपको यहाँ अरेंज कर दे, लेकिन अरेंज आपको मिलेगा नहीं। अगर अरेंज दिया है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ से देखिए पहले यह गिनेंगे कि नंबर ऑफ टर्म कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टर्म है। तो एक टर्म इधर से, एक टर्म इधर से, एक टर्म इधर से, एक टर्म, बीच में कितना मिल गया, 2 टर्म मिल गया। तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दीजिए, यह क्या मिल गया, 7 हमारा क्या होगा, मीडियन आ गया। क्या, 7 हमारा मीडियन आ गया। अगर मान लीजिए कि जैसे 5 रहता, 9 रहता, 15 रहता, 17 और 19, अब बोलता कि इसका माध्यिका बताए। तो पहले यह बताए कि पहले यह गिनना कि नंबर ऑफ टर्म कितना है, नंबर ऑफ टर्म कितना, 5। तो एक इधर से एक इधर से हटाए, एक इधर से एक इधर से, बीच में कौन मिला, 15, यानी 15 क्या हो गया, हमारा मीडियन होगा। 15 हमारा क्या हो गया, मीडियन हो गया। तो यहाँ से देखिए 21 नंबर में क्या दिया हुआ है, 11, 12, 14, 15, x प्लस 1, x प्लस 3, 20, 23, 25 और 27 है ना। तो पहले यह देख लेते हैं कि टर्म कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल टर्म कितना है, 10 टर्म है। तो 4 टर्म इधर से हटाइए और 4 टर्म, 1, 2, 3, 4 टर्म इधर से, बीच में कितना टर्म मिल गया, 2 टर्म मिल गया। इसका हमारा मीडियन दे दिया था, मीडियन हमको दिया हुआ, माध्यिका कितना दे दिया, 17। तो क्या बोले थे कि अगर 2 टर्म मिल जाएगा तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दीजिए, हमारा मीडियन मिल जाएगा। 2 टर्म कौन सा बचा, x प्लस 1 और x प्लस 3, यानी कितना, x प्लस 1 प्लस x प्लस 3। तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दीजिए, हम मीडियन मिल गया। अब मीडियन हमको दे दिया, मीडियन कितना है, 17। तो यहाँ जोड़ेगा x प्लस x, यानी कितना गया, 2x प्लस 4 बराबर कितना गया, 34, यानी 2x बराबर कितना गया, 30। तो x का मान कितना आ गया, 15, और x ही के मान पूछ रहा था, कितना आ गया, 15। देखिएगा आगे, देखिए 29 नंबर, 29 नंबर में क्या बोल रहा है, एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए जिसमें से 3 चौके 6 छक्के शामिल थे, तो उसने कुल रनों के कितने प्रतिशत दौड़कर बनाए, यानी दौड़कर निकालना है कि वह दौड़कर कितना रन बनाए। तो यहाँ देखिए, यहाँ बताइए कि चौका में कितना रन, टोटल कितना रन होता है, 4 रन होता है। छक्का में कितना रन होता है, 6 रन होता है ना। तो वह कितना चौका मारा है, 3 चौका मारा हो, 8 छक्का रन मारा है। तो यहाँ देखिए, एक चौका में 4 रन, तो 3 चौका में कितना रन हो जाएगा, इतना रन। अब आगे पढ़िए, एक छक्का में 6 रन, तो 8 छक्का में कितना रन बनाओगे, इतना रन। टोटल 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 चौका और छक्का से कितना रन बनाए, 12 प्लस 8 छक्का 48, कितना टोटल कितना रन बनाया, 60 रन बनाया। टोटल छक्का और चौका द्वारा वह कितना रन बनाया,
60 रन बनाए, लेकिन वह क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि टोटल रन कितना बना है 110 है, यानी यहाँ से घटाए, यानी टोटल रन में से चौका और छक्का का रन घटा देंगे तो क्या वह जो शेष बचा वह क्या होगा, दौड़कर बनाया होगा। तो वह दौड़कर कितना रन बनाए यहाँ से निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए टोटल कितना रन बनाया था 110 में से 60 घटा देंगे, कितना गया 50। यह 50 रन कैसे बनाया होगा, दौड़कर बनाया है। तो यहाँ से देखिए प्रतिशत पूछा है कि दौड़कर वह कितना प्रतिशत, दौड़कर वह कितना रन बनाया है, 50 रन बनाए, कितना में, टोटल कितना में 110 में, परसेंट के लिए 100 से गुना कर दीजिए, 0 से 0 कितना गया 500 बटा कितना 11, 11 से भाग देंगे, 11 चौक 44, कितना बचा 5, ठीक है ना, 11 चौक 44, कितना बचा कितना बचा 6 ना, तो फिर कितना 6 बचा तो कितना गया 60, तो 11 पचे 55, 11 पचे 55, 60 में से 55 गया कितना 5, यानी 45.5 बटा 11%। देखिएगा 30 नंबर में क्या बोल रहा है, विकास ने 4 रुपये प्रति 5 केले खरीदा, 5 रुपये प्रति 4 केले बेच देता, तो उसका लाभ प्रतिशत निकालना। यहाँ से देखिए क्या बोल रहा है कि 4 रुपये प्रति 4 रुपये जो है 4 रुपये में वह कितना केला खरीदा है, 4 रुपये में वह कितना केला 5 केला खरीदा है। तो यहाँ से देखिए एक का निकालेंगे, क्वांटिटी बराबर करना है, कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या है क्वांटिटी, हर हार में आपको क्वांटिटी बराबर करना है। तो यहाँ से देखिए अगर 5 केला का कीमत 4 रुपया, तो 1 केला का कीमत कितना हो जाएगा 4/5 नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए कॉस्ट और सेलिंग प्राइस का रेशो निकाल लेते हैं। क्या पूछा, परसेंटेज पूछा कि उसको कितना परसेंट का लाभ हुआ। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो निकाल लेते हैं। क्या दिया हुआ है 4 रुपया में वह कितना केला खरीदा है, बताइए 4 रुपया में वह कितना 4 रुपया में जो हुआ कितना केला खरीदा है 5 केला खरीदा, कितना केला 5 केला खरीदा। तो 1 केला का कीमत कितना हो जाएगा 4/5 आ जाएगा, 4/5 नहीं हो जाएगा। अब आगे पर आगे क्या दिया हुआ 5 रुपया में 4 केला बेचता है, 5 रुपया में वह कितना केला बेचता है 5 रुपया में वह कितना 4 केला बेचता है, 5 रुपया में वह कितना 4 केला बेचता है। तो एक केला का कीमत कितना हो जाएगा, भाग दे देंगे 4 से, तो 1 केला का सेलिंग प्राइस हो जाएगा कितना आ जाएगा 5/4। यह क्या निकल गया 1 केला का कॉस्ट प्राइस और 1 केला का सेलिंग प्राइस आ गया। तो निकाल देते हम, तिरछे गुना कर दीजिए, यहाँ कितना गया 16, यहाँ कितना गया 25, यानी 16 रुपया में खरीदे 25 रुपया में बेच दी, कितना का लाभ हो रहा 9 का लाभ, किस पर 16 पर, परसेंट के लिए 100 से गुना कर दीजिए, 4 चौको 16, 25 चौको 100, 25 225 बटा कितना 4, भाग दीजिएगा कितना आ जाएगा 4 5 20, 6 चौको 24, कितना बचा 1, 4 दूनी 8, कितना गया 56.25, इतना परसेंट का लाभ होगा। देखिएगा 31 नंबर में क्या बोल 6 के पहले 10 गुणजों का औसत, 6 के पहले 10 गुणजों का औसत। देखिए 6 के पहले 10 गुणजों का, तो 6 12 18 कहाँ तक 10 गुना तक, तो 6 का 10 गुना कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। इसका क्या पूछा, इसका एवरेज पूछा। तो यहाँ से देखिए यह क्या है, डिफरेंस क्या है, सब जगह 6 तो यह क्या है एपी में जब अंतर सेम हो तो इसका औसत निकालना है, तो इसका औसत क्या हो जाएगा, इसका एवरेज हो जाएगा आपका फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, तो यह एवरेज निकल जाए। ऐसा कब कर सकते हैं, जब यह एपी में हो, तो पहला टर्म कितना है 6, लास्ट टर्म कितना है 60/2, कितना आ गया 66/2, कितना आ गया औसत 33। देखिएगा 40 नंबर में क्या बोल रहा है कि कुछ 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकुओं को पिघलाकर एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला बनाया गया है।
तो शंकु की संख्या देखिए, कुछ शंकु है, एक शंकु का कितना, एक शंकु का त्रिज्या जो है 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। कुछ शंकु को पिघलाया गया, कितना शंकु पिघलाया गया है नहीं पता, माने समान शंकु है जो एक शंकु का ऊंचाई दे दे, एक शंकु का त्रिज्या जो कितना 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। ऐसा ऐसा कुछ शंकु सभी को पिघलाकर एक गोला बनाया गया है। तो वही पूछ रहा है कि कितना शंकु पिघलाया गया था। तो यहाँ से देखिए, क्या अगर किसी भी चीज को दूसरे में गलाकर, तो क्या सेम रहेगा, अगर किसी भी चीज को दूसरे में गलाकर परिवर्तन करेंगे तो क्या सेम रहेगा, वॉल्यूम सेम रहेगा। यानी जितना शंकु गला है और एक गोला बना है, यानी जितना शंकु और गोला का आयतन क्या होगा, सेम होगा, सेम कर देंगे। तो यहाँ से बताइए शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से देखिए शंकु, शंकु कैसा है, इस तरह से है। शंकु का त्रिज्या कितना दे दिया, शंकु का त्रिज्या कितना है 3, हाइट कितना है 4 है। अब गोला, एक गोला है, देखिए ऐसा ऐसा कुछ शंकु पिघलाकर एक गोला बनाया गया। और गोला का त्रिज्या कितना दे दिया, 6 दे दिया। तो कितना शंकु पिघलाया गया यह निकाला। तो यहाँ से बताइए शंकु का आयतन कितना होता है, शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर का मान कितना 3, तो 3 का स्क्वायर एच कितना है 4 है। ऐसा से यह क्या निकला, यह एक शंकु का आयतन निकला। ऐसा ऐसा कितना शंकु पिघलाया गया नहीं पता, तब मान लेते हैं कि ऐसा ऐसा कितना शंकु, n शंकु पिघलाया गया। अब गोला का आयतन, गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, आर का मान कितना 6, तो 6 गुना 6 लिख देते हैं। यह देख गोला का आयतन और n शंकु का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। अब देखिए यहाँ कितना गया, 3 का स्क्वायर कितना 9, 3 का स्क्वायर कितना 9। तो यहाँ देखिए 3 से काटते हैं, 3 3 9, 3 दूना 6, 3 3 9, 3 दूना 6, गुना कर दीजिए, इन का मान कर 2 दूना 4, 2 दूना 4, 6 चौको 24। यानी कितना शंकु पिघलाया गया था, 24 शंकु पिघलाया गया था। देखिएगा 41 नंबर में क्या बोल रहा है, बचत और शिक्षा पर व्यय का अनुपात निकालना है। तब बचत यहाँ देखिए, अगर रेशियो ना पूछा, रेशियो पूछा तो रियल मान का लेने का कोई जरूरत नहीं। यहाँ से देखिए बचत में कितना डिग्री है, 48 डिग्री है, बचत में कितना 48 डिग्री। और व्यय में टोटल कितना है, व्यय में बचत और शिक्षा का अनुपात पूछा, बचत और शिक्षा पर व्यय, शिक्षा पर वह कितना 44 ना, 44 144 डिग्री। इसका परसेंट पूछा तो देखिए 3 से इसका रेशो पूछा था, कितना आ गया 1:3 आ गया। देखिएगा 48 नंबर, देखिए समझिए 48 नंबर पर समझने से पहले यह बताइए, मान लीजिए अगर किसी संख्या के पावर -1 है तो क्या इसको हम लिख सकते हैं 1/x। मान लेते हैं कि अगर x के पावर -5 रहता है तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 1/x के पावर 5 लिख सकते हैं ना। चाहे ऐसे पूरा का पावर दे देते हैं 5, इस तरह से भी लिख सकते हैं है ना। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको दे दिया है 0.04 के पावर कितना है -0.15 है। तो यहाँ से देखिए क्या हम इसको लिख सकते हैं 1 कितना 0.04, इसका पावर कितना आ जाएगा 0.15 हो जाएगा ना। तो यहाँ से देखिए क्या हम टोटल को पावर नहीं दे सकते हैं, पूरा का पावर दे सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। यानी कितना ओवरऑल कर देते हैं 0.15, इस तरह से भी लिख सकते हैं है ना। तो यहाँ से देखिए यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, तो बटा में कितना आ जाएगा
100 आ जाएगा। बटा में कितना डेसिमल हटाएंगे तो 1 देकर कितना 2 जीरो, इसको पलटेंगे तो 100 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। नहीं तो रहने दीजिए ना, इसको इस तरह से काट दीजिए। कितना बार में 25 बार में 25 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी 25 ऊपर आ गया। यहाँ से देखिए इसको हटाएंगे काटेंगे तब बटा में कितना आ जाएगा 15 ना, 1.5 है, सॉरी 1.5 है, 1.5 है। तो यहाँ पावर कितना आ जाएगा 1.5। तो यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तब बटा में 10, 5 15, 5 दूना 10, कितना आ गया 3/2, 3/2 आ गया। तो क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 25 के पावर 3, इसका पावर कितना 1/2। तो यहाँ से देखिए अब इसका क्या रूट लगा सकते हैं, रूट अंडर कितना हो जाएगा 25 3 बार ना, तो 25 गुना कितना आ जाएगा 25, 25 को वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो 5, 25 का वर्गमूल 5, इस 25 का वर्गमूल 5, 5 गुना 5 कितना आ गया 125 आ गया। देखिएगा 50 नंबर भी सरलीकरण है, कर लीजिएगा, आसान है। यहाँ देखिए 51 नंबर में क्या दिया हुआ है 120 मीटर लंबाई की एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को पार करने में 10 सेकंड समय लेती है, तो रेलगाड़ी का चाल निकालना। तो यहाँ से बताइए रेलगाड़ी अगर मान लीजिए कोई ट्रेन किसी आदमी को पास करे, अगर कोई ट्रेन किसी आदमी को पास करेगी तो किसको पास करेगी, वो अपनी खुद की लंबाई को पास करेगा। आदमी का कोई लेंथ होता है कुछ नहीं, ट्रेन के मामले में क्या होता है आदमी का लेंथ नगण्य यानी न के बराबर माना जाता है ना, तो जो ट्रेन की लंबाई होगा वही दूरी हो जाएगा। तो ट्रेन की लंबाई दे दिया था, यानी ट्रेन का लंबाई कितना दे दिया, जो ट्रेन की लंबाई होगा वही दूरी हो जाएगा, यानी कितना है 120। अब किसी व्यक्ति को कितना समय में पास कर रहा है 10 सेकंड में। तो यहाँ देखिए स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है दूरी बाय समय, दूरी कितना है 120, कितना समय में 10 सेकंड में, यानी कितना आ गया ट्रेन की चाल 12 मीटर पर सेकंड। देखिएगा 54 नंबर में क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य, 9 से समझिए 9 से विभाज्य होने का रूल क्या है, अगर किसी संख्या के अंकों का योग, अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से काटे तो पूरी संख्या क्या होगा 9 से काटेगा। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन से देख लेते हो, पहला ऑप्शन में कितना दे दिया है 31 32 है ना, तो देख लेते हैं क्या इसका योग, क्या अगर योग 9 से काटे तो पूरी संख्या क्या होगा 9 से काटेगा तो जोड़ देते हैं 3 3 6 6 3 9, योग कितना आ रहा है 9, और 9 9 से काटेगा यानी कौन सा ऑप्शन, ये पहला ऑप्शन ही आ जाएगा। अगर पहला ऑप्शन आ गया तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं, 100% यही होगा। देखिएगा 57 नंबर में क्या बोल रहा है, 12% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 4140 रुपया है, इसी राशि पर 8% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, तो 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो पहले तो यहाँ से तो मूलधन निकालना पड़ेगा कि मूलधन था कितना, तो यहाँ से देखिए पहला डेटा से निकालते हैं मूलधन। पहला में क्या दिया हुआ 12% की वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज कितना दे दिया 4140 रुपया, तो मूलधन निकालते हैं पहले। तो यहाँ देखिए बताए थे कि परसेंटेज ब्याज बराबर क्या होता है परसेंट, नहीं तो देखिए ना सिंपल ही तरीका से निकाल देते हैं। ब्याज कितना मिल रहा 4140, मूलधन मान लेते हैं पी, किस रेट से 12% की रेट से, 3 साल में बटा में 100 काटिएगा। तो यहाँ देखिए कितना से काटते हैं, पहले देखिए 3 से काट देते, 3 से 4 से काट देते हैं, 4 3 12, यहाँ 4 से काटते हैं कितना आ जाएगा 4 0 4 3 12, 2 बचा 4 5 20। अब कितना से काटते हैं 9 से 3 से काटते हैं कितना 3 3 9, कितना बचा 1 बचा, 3 चौक 12, 3 5 15, फिर 3 से काटते हैं 1 0 5, मूलधन कितना आ गया 10,000, कितना मूलधन कितना था 10,500, मूलधन आ गया, मूलधन कितना आ गया 10,000
500। अब क्या बोल रहा कि इसी राशि पर 8% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए मूलधन कितना है, इतना रेट कितना दे दिया 8%, रेट कितना 8%, कितना साल बाद 2 साल बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो यहाँ देखिए रेट मालूम है, 2 साल का, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो क्या ए बी फार्मूला से निकालेंगे, क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए बी बाई 100। पहला साल कितना 8%, दूसरा साल भी कितना 8%, 8 गुना 8 बटा कितना आ जाएगा 100, जोड़ेगा 8 दूना 16, यहाँ गुना करिए 8 8 64, 64 को 100 से भाग देंगे, 2 अंक के बाद डेसिमल कितना आ गया 16.64। इतना परसेंट चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, इतना परसेंट चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। तो रुपया में कितना मिलेगा, मूलधन था कितना 10,500, कितना ब्याज मिलेगा 16.64, इतना परसेंट ब्याज, परसेंट के लिए 100 से, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, बाटा में कितना आ जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब देखिएगा इसको काट कुट कीजिएगा, तो यहाँ से देखिए ना 21 से 5 से काटते हैं, 5 से 21 बार में, यहाँ 2 से काटते हैं, 2 से 8 3 2 हो गया, यहाँ कितना, यहाँ 2 से यहाँ 5 है तो 10 ना गया, यहाँ 1 जीरो खत्म हो गया। आप काट कुट नहीं कीजिए, इसको गुना करिए, 1 अंक के बाद डेसिमल दे दिए, कितना है 832 को कितना से गुना करिए 21 से, तो कितना आ गया 832, 2 से 2 दूना 4, 6 8 दूना 16, 2 7 8 6 14, कितना आ गया 1747। कौन गलत हो रहा है क्या, इकतालीस 40, 4 से 4 4 जीरो 4 3 12 4 5 20, 3 से 3 3 9 3 4 12 3 5 15, 3 ओहो 3 3, यहाँ पास गलत हो गया सॉरी, यहाँ देखिए यहाँ 3 से काटेंगे तो यहाँ 3 से काटेंगे 3 3 15 45, इतना आ जाएगा, यानी मूलधन था कितना, मूलधन आ गया, मूलधन हो गया 1.5, मूलधन इतना रुपया। तो यहाँ देखिए ब्याज कितना मिला है, ब्याज कितना मिला है इतना परसेंट, किस पर, मूलधन पर, मूलधन कितना है 11,500, कितना परसेंट 16.64, परसेंट के लिए 100 से, यहाँ डेसिमल हटाएंगे तब बाटा में कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से काटेंगे कितना बार में 23 बार में, यहाँ 5 से काटेंगे कितना आ गया 20, अब 2 से काट देते हैं, कितना आ गया 10, इसको 2 से काटिए, कितना आ गया 8 3 2, कितना आ गया 832, 832 को कितना से गुना करेंगे 23 से गुना करिए और 10 से भाग दे, 1 अंक के बाद गुना करने के बाद 1 अंक के बाद डेसिमल दे देंगे। तो यहाँ से देखिए कितना है 832 का गुना कितना 23, गुना करिए 3 दूना 6 3 3 9 8 3 24, 2 दूना 4 3 दूना 6 8 दूना 16, 6 9 4 13 के 3 कैरी 1 6 4 10 11 के 1 कैरी 1 8 1 9 1, कितना आ गया 1913, 1913.6, इतना रुपया आ गया, इतना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। देखिएगा 61 नंबर, 61 नंबर में क्या बोल रहा है, किसी खंभे के निम्न बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक खंभे के उच्च बिंदु का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है, तो खंभे को ऊंचाई निकालना। यहाँ से देखिए कोई व्यक्ति जो है खंभे के कुछ 100 मीटर की दूरी से उस खंभे को वर्टेक्स को देखता है तो उन्नयन कोण कितना डिग्री का बढ़ रहा है 30 डिग्री का बढ़ रहा है, तो पूछ रहा है कि खंभे की ऊंचाई कितना है। यहाँ देख यह खंभा के कुछ दूरी से, खंभा की इस खंभा की कुछ दूरी से यानी 100 मीटर की दूरी से यहाँ से कोई व्यक्ति इस खंभे की वर्टेक्स को देखता है तो कितना डिग्री का उन्नयन कोण बढ़ा 30 डिग्री। तो यहाँ देखिए 30 डिग्री का एंगल बन जाता है, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, 1/√3, तो खंभा का ऊंचाई पूछा यानी 1 यूनिट का मान। तो यहाँ देखिए 3 यूनिट का मान कितना है 100 मीटर, 3 यूनिट का मान कितना 100 मीटर, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 100/√3,
√3। एक एक यूनिट क्या था, खंभे की ऊंचाई, यही ना है, इतना मीटर हो जाएगा। इसी में दिया है, आगे सॉल्व नहीं कि इसी फॉर्म में दिया है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 100/√3 मीटर। देखिएगा 65 नंबर में क्या दिया हुआ है, 2a बराबर कितना, 3b बराबर 4c। क्या पूछा है, ए बी सी का रेशो पूछा है, ए बी सी का रेशो। तो यहाँ से देखिए, जिसका रेशो जिसका निकालना हो उसको झाप देंगे। किसका निकालना, पहले ए का निकालना, तो ए को झाप दीजिए, 4×3 = 12, कितना आ गया 12। अगर बी का निकालना है तो बी को झाप दीजिए, कितना आ गया 4×2 = 8। अगर सी का निकालना है तो गुना कर दिए, 3×2 = 6 हो गया। इसको छोटा कर लेते हैं, कितना आ गया 6×4=3। ए बी सी का रेशो कितना गया 6×4=3। देखिएगा 66 नंबर में क्या बोल रहा है, यदि डीप व्यास वाले पाइप एक टैंक खाली करने में 40 मिनट लगते हैं, तो 2 डीप व्यास वाले पाइप को टैंक को खाली करने में कितना समय लगा। तो यहाँ से देखिए पाइप कैसा है, मैंने व्यास दे दिया, तब पाइप कैसा होगा, बेलनाकार होगा। पाइप गोलाकार ना हो, उसका मुहाना कैसा होगा, बेलनाकार यानी गोल होगा। तो यहाँ से देखिए वह पाइप यानी इस मुहाने, पाइप कैसा होता है गोलाकार, यानी इसका मुहाना जितना बड़ा होगा उतना पानी फेंकेगा, और जितना कम, इसका मुहाना जितना कम होगा उतना कम पानी फेंकेगा। यानी कि यह कितना पानी, इसका जितना एरिया रहेगा उतना ही पानी फेंकेगा। अगर मान लीजिए कि इसका एरिया बड़ा है तो बहुत ज्यादा पानी फेंकेगा, है ना। तो किस पर डिपेंड कर रहा है, एरिया पर, यानी यह मुहाने के एरिया पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से देख लीजिए, पहला पाइप 2 पाइप है। पहला पाइप का व्यास देखिए, यहाँ से समझिए, पहला पाइप का रहने दीजिए, यहाँ से डायमीटर 2 पाइप है, पहला पाइप और दूसरा पाइप, पहला पाइप दूसरा पाइप। पहला पाइप का व्यास कितना दे दिया d, और दूसरा पाइप का व्यास कितना दे दिया 2d। तो यहाँ से देखिए, अगर किसी वृत्त का व्यास मालूम, अगर मान लीजिए कि व्यास मालूम, त्रिज्या मालूम और परिधि का रेशो मालूम, तब जो व्यास का रेशो वही परिधि का रेशो वही त्रिज्या का रेशो हो जाता है ना। तो यहाँ से देखा, मान लीजिए कि अगर बोलिएगा तो त्रिज्या का भी रेशो यही सेम ही आ जाएगा। देखिए डी से डी कैंसिल, यहाँ कितना 1:2। तो यहाँ देखिए यह क्या, व्यास का रेशो 1, तो त्रिज्या का कितना आधा ना, यहाँ भी त्रिज्या कितना 2/1, 2/2। त्रिज्या करेंगे तो क्या आधा करेंगे, व्यास का आधा त्रिज्या का, तो यह क्या आ गया, यही आ गया 1:2 आ गया। तो यह क्या आ गया, त्रिज्या का रेशो। अगर पूछेंगे कि इसका एरिया का रेशो, इसका एरिया कितना आ जाएगा, तो यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। तो यहाँ देखिए रेशियो में कांस्टेंट टर्म का कोई यूज नहीं। तो यहाँ से देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ देखिए पहला पाइप जो कितना लीटर फेंकेगा पानी, यह 4 लीटर, 1 मिनट में 4 लीटर। यह दूसरा कितना, यह जो है 4 लीटर फेंकेगा। यह जो है 1 मिनट में 1 लीटर, यह कितना 1 मिनट में 4 लीटर फेंकेगा। तो यहाँ देखिए अगर इसका एरिया का रेशो मालूम था टाइम का, यह क्या निकलेगा इफिशियंसी का मतलब कहने का रूल क्या है, अगर किसी व्यक्ति या कोई चीज द्वारा 1 मिनट या 1 सेकंड में किया गया कार्य उसका इफिशियंसी होता। तो यहाँ देखिए पहला पाइप जो 1 मिनट में 1 लीटर, दूसरा पाइप जो 1 मिनट में कितना 4 लीटर। तो अगर इसका इफिशियंसी का रेशो मालूम, अगर टाइम का रेशो पूछेंगे तो क्या हो जाएगा 4:1। पहला पाइप जो है कितना मिनट में खाली कर दे रहा है 40 मिनट में, यानी 4 यूनिट का मान 40, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 10। तो दूसरा पाइप कितना मिनट में खाली कर देगा, कितना 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 10, 1 × 10 10, यानी कितना मिनट में खाली कर देगा दूसरा पाइप 10 मिनट में। देखिएगा 71 नंबर में क्या दिया, a + b का योग कितना 12, a × b का मान कितना 22, a² + b² का मान निकलना है।
यहाँ देखे ए प्लस बी का मान कितना दे दिया है 12 और ए इंटू बी का गुणनफल कितना है 22। क्या पूछा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पूछा है ना। तो यहाँ से देखिए यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कब आएगा जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तब ना, यही से ना आएगा। तो यहाँ क्या करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर में कितना 12 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 12 का स्क्वायर कितना 144, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी का मान मालूम है कितना 22, तब 22 दूना 44 बराबर में कितना 144, 44 को उस साइड लेकर जाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 100। देखिएगा 76 नंबर में क्या बोल दिया त्रिभुज ए बी सी में ए डी कोण ए का समद्विभाजक है। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी कोण ए का समद्विभाजक, कोण ए का समद्विभाजक जो है बीसी के डी बिंदु पर मेरा है ना, कोण ए का समद्विभाजक। तो यहाँ देखिए बीसी की लंबाई आपको दे दिया है, बीसी का लंबाई कितना दे दिया है, सॉरी बीसी टोटल कितना है, यह कितना है एक ए है और एसी कितना है बी है, ए बी कितना है सी है। क्या पूछ रहा है डीसी का, इसका लंबाई पूछ रहा है। तो यहाँ से देखिए पहले समझिए, पहले एक बात समझिए, यहाँ देखिए कोण समद्विभाजक द्वारा, कोण समद्विभाजक द्वारा देखिए ए बी सी, यहाँ देखिए मान लीजिए कोण ए का समद्विभाजक, कोण ए का समद्विभाजक, कोण ए का समद्विभाजक, कोण ए का समद्विभाजक बीसी के डी बिंदु पर मिलता है। तो यहाँ से देखिए समझिए ये कोण ए का देखिए कोण समद्विभाजक द्वारा, कोण समद्विभाजक द्वारा बना अंतःखंड का रेशियो, कोण समद्विभाजक द्वारा बना अंतःखंड का रेशियो अन्य दो भुजा के रेशियो के बराबर होता। फिर से कोण समद्विभाजक द्वारा बना अंतःखंड का रेशियो अन्य दो भुजा के रेशियो के बराबर होता। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा बी डी बाई सी डी बराबर में कितना, इसके नजदीक, इसके बी डी का नजदीक कौन है ए बी, ए बी बाई क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा, है ना। यहाँ से देखिए मान लीजिए फिर दूसरा ए बी सी, मान लीजिए कोण बी का समद्विभाजक, कोण बी का समद्विभाजक, इसका समद्विभाजक खींचा गया, इसका समद्विभाजक एसी के डी बिंदु पर मिलता है। तब क्या बोले थे कोण समद्विभाजक द्वारा बना अंतःखंड का रेशियो, कोण समद्विभाजक द्वारा बना अंतःखंड का रेशियो अन्य दो भुजा के रेशियो के बराबर होगा। तब क्या हो जाएगा ए डी बाई क्या ए डी बाई सी डी, ए डी बाई सी डी। तो इसका नजदीक कौन ए बी बाई क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा, और कौन ए सी का लेंगे तो इसी तरह से। तो यहाँ से देखिए अभी एक बार एक बात और बताइए, मान लीजिए कि यह टोटल लंबाई, यह टोटल लंबाई जो है कितना, यह टोटल लंबाई कितना, मान लेते हैं कि यह टोटल लेंथ आपको कितना दे दिया है 20 दे दिया है, और यह जो है कितना 3:2 के अनुपात में बांट रहा है ए बी सी, यह जो है ए सी जो है यह किस को 2:3:2 के अनुपात में बांट रहा है। तो यहाँ से देखिए अनुपात में यह टोटल कितना है, अनुपात में टोटल कितना 5 यूनिट, लेकिन टोटल लंबाई कितना है 20, यानी 5 यूनिट का मान कितना 20, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। जिसका भी पूछेगा अगर ए बी का लंबाई पूछेगा तो क्या 3 यूनिट का मान ना, तो 3 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 4 12। अगर बीसी का पूछेगा तो क्या हो जाएगा 2 यूनिट, अगर बीसी का पूछेगा तो क्या चीज 2 यूनिट का मान, 2 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, है ना। यहाँ से देखिए आप समझिए क्वेश्चन, अब देखिए आप क्वेश्चन हो जाएगा आसानी से। तभी क्या बोले थे कि कोण समद्विभाजक द्वारा बना अंतःखंड का रेशियो अन्य दो भुजा के रेशियो के बराबर होता है। तो यहाँ से देखिए इसका रेशियो ए बी बाई ए सी, ए बी बाई, तो यह क्या हो जाएगा ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी, यह किसके बराबर होगा बी डी बाई सी डी, बी डी बाई सी डी। तो ए बी कितना दे दिया
सी बाई बी बराबर में कितना बी डी बाई सी डी। तो इसका भी रेशो कितना आ जाएगा सी इज टू बी हो जाएगा, सी इज टू बी हो जाएगा, सी इज टू बी। तो यहाँ से देखिए अनुपात में टोटल है कितना, अनुपात में टोटल बीसी की लंबाई कितना है, अनुपात में टोटल बीसी की लंबाई कितना है बी प्लस सी। यह क्या है इतना यूनिट का मान कितना दे दिया है ए दे दिया है। तो एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा ए बटा कितना ए बटा बी प्लस सी। क्या पूछा है आपको सी डी पूछा है। तो सी डी का लंबाई यानी कितना बी यूनिट का मान है, यानी बी यूनिट का मान यानी सी डी का लंबाई। तो क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा ए बी बाई बी प्लस सी। ठीक है ना, दे रहा है देख लेते फिर से। बीसी जो है बीसी टोटल ए है, एसी आपको दे दिया है, एसी कितना है एसी जो है आपको बी है और ए बी सी है। ठीक है यही देगा ए बी बाई कितना हो जाएगा ए बी बाई बी प्लस सी। कौन सा ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा आपका। देखिएगा 78 नंबर में क्या बोल रहा है एक टेप रिकॉर्डर की निर्माण लागत 3500 रुपया और निर्माता टेप रिकॉर्डर को क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता अब 5% लाभ प्राप्त करने के लिए छूट देता तो छूट प्रतिशत निकालना को वह कितना परसेंट का छूट दे। पहले यह बताइए छूट किस पर मिलता है मार्क प्राइस पर और लाभ और हानि किस पर होता है कॉस्ट प्राइस पर, है ना। तो यहाँ से देखिए अगर परसेंटेज में पूछे या अनुपात में पूछे या रेशो में पूछे तो रियल मान का लेने का कोई जरूरत नहीं है ना। यहाँ से देखिए अनुपातिक मान यानी रेशियो से भी काम कर सकते हैं। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ एक रेडियो का क्रय मूल्य कितना परसेंट का छूट दे रहा है 30%, क्रय मूल्य पर 30% का छूट दे रहा है। तब मान लेते हैं रिकॉर्ड कितना यह टेप रिकॉर्डर का क्रय मूल्य 100 रुपया। तो यह छूट कितना दे रहा है क्रय देखिए देखिए निर्माता टेप रिकॉर्डर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित। अगर क्रय मूल्य 100 है तो अंकित कितना करा इससे 30% अधिक यानी कितना 130। यह क्या आ गया मार्क प्राइस। अब क्या बोल रहा है कि वह जो है जब वह बेचता है तब 5% लाभ कमाता है, 5% लाभ कमाता है। तो वह बेचा होगा कितना में तो यहाँ से देखिए यह खरीदा इतना में, यह 5% का लाभ कमाना चाहता है तो वह बेचा होगा कितना में 105 में। अब क्या पूछ रहा है कि वह कितना परसेंट का छूट दे। तो यहाँ देखिए छूट किस पर मिलता है मार्क प्राइस, बेचा इतना में मार्क प्राइस इतना था बेचा इतना में तो यह कितना का छूट दिया, कितना का छूट दिया 25 का, कितना का छूट दिया 25 का छूट दिया, 25 का छूट दिया कितना पर 130 पर। परसेंट के लिए 100 से गुना 20 से 20 कितना आ गया 250/13 भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 19 पॉइंट समथिंग जाएगा 19.23% इतना आ जाएगा आपका। देखिएगा 79 नंबर में क्या बोल रहा है यदि आज तक कुल कितना 5,000 से मोबाइल फोन सेट बेचेगा उनमें से एक वर्ष की अवधि पुराने सेट कितने था तो यानी पुराने सेट कितना। तो यहाँ से देखिए एक साल बाद उसका कीमत कितना हो जाता है। यहाँ देखिए कितना 5,000 रुपया अभी प्रेजेंट है 5। एक साल बाद वह कितना परसेंटेज से घटेगा 10% से, तो 10% का कम हो तो कितना 90। तो 20 से 20 9 5 45 उसका कीमत अब कितना हो जाएगा 4500 रुपया। देखिएगा 50 नंबर
देखिए 85 नंबर में क्या दिया हुआ है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 3। क्या पूछ रहा है, साइन के पावर 4 माइनस कॉस के पावर 4, इसका मान पूछ रहा है ना। देखिएगा समझिएगा क्या दिया हुआ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर कितना 3। क्या पूछ रहा, साइन के पावर 4 थीटा माइनस कॉस के पावर 4 थीटा, इसका मान पूछ रहा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर इस तरह अगर ऊपर में ए प्लस बी बटा ए माइनस बराबर कुछ दिया, क्या कंपोनेंडो डिविडेंडो से लगा सकते हैं, तुरंत कंपोनेंडो डिविडेंडो से हम मान निकाल सकते हैं। लेकिन आप लोग कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल से वो पता नहीं चलेगा, जब जानकारी रहेगा तभी उस डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से नहीं जानकारी कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल का नहीं पता तो बेसिक तरीका से ही करिए। यहाँ से देखिए तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 में किसी से गुना करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब इसको उससे गुना करेंगे तो कितना 3 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। साइन वाला को एक साइड और कॉस्ट वाला को एक साइड करेंगे तो इस साइन थीटा को उस साइड लेकर जाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 साइन थीटा, 3 साइन थीटा को इस साइड लेकर आएंगे तो कितना 4 कॉस थीटा, कितना बार में 2 बार में। कॉस को इस साइड लाएंगे तो साइन बाय कॉस्ट क्या हो जाएगा tan थीटा, tan का मान कितना आ गया 2। और यहाँ देखिए बाटा में कुछ नहीं तो 1 है, बाटा में कुछ नहीं तो 1 है, क्या है 1 है। तो यह लम मालूम, लम मालूम, आधार मालूम, तो कर्ण नहीं निकल जाएगा, कर्ण निकल जाएगा, कर्ण कितना आ जाएगा रूट अंडर लम स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लम कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4, आधार कितना 1 का स्क्वायर 1 बटा कितना आ गया, कितना आ गया कर्ण कितना गया रूट 5 आ गया। तो यहाँ देखिए साइन निकाल लेते हैं, साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर लम बटा कर्ण, लम कितना है 2, 2 बटा रूट 5, कॉस बराबर क्या होता है आधार बाय कर्ण, आधार कितना 1, कर्ण कितना रूट 5। क्या पूछ रहा साइन के पावर 4, तो साइन के पावर 4 यानी इसका ना इसका पावर 4 करेंगे 2 बटा रूट 5 का पावर कितना 4 माइनस यहाँ कितना पल माइनस है, यहाँ कितना कोस का मान कितना 1 बाय रूट 5, इसका पावर कितना 4, इसका पावर 4 करेंगे तो कितना 25, इसका कितना आ जाएगा 2 के पावर 4 कितना गया 16, 16 बटा 25 माइनस कितना 1 बटा 25 कितना आ गया 15 बटा 25, इसको काटेगा कितना गया 3 बटा 5। देखिएगा 87 नंबर में क्या बोल रहा है, किसी आयत की लंबाई 10% कम और चौड़ाई 10% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में कितना परसेंट का परिवर्तन होगा यह निकालना। तो यहाँ देखिए आयत की लंबाई में कितना परसेंट का कमी 10% का कमी और चौड़ाई में 10% का वृद्धि किया जाए तो एरिया में क्या परिवर्तन होता है। यहाँ से देखिए क्या होता है सक्सेसिव घटना का केस होता है। तो यहाँ से देखिए तो यहाँ क्या ए बी फार्मूला से निकाल देंगे कि ओवरऑल वह एरिया में कितना परसेंट का कमी या वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ से देखिए यहाँ देखिए तो क्या हो जाएगा ए बी फार्मूला से क्या -10 प्लस 10 माइनस कितना 10 गुना 10 बटा 100, यह क्या होगा माइनस प्लस कट गया 0 से 0 यानी कितना गया -1 कहने का मतलब क्या 1% का कमी हुआ, उसके एरिया में कितना 1% का कमी। देखेगा 90 नंबर में क्या बोल रहा है, ए एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी ने अकेले 6 दिन तक कार्य किया और देखिए बी ने अकेले 6 दिन कार्य किया और चला गया और शेष अकेले कितना शेष जो है ए अकेले शेष कार्य को कितना दिन में करेगा यह निकालना है। देखिए समझिए देखिए क्या बोल रहा है कि ए किसी काम को कितना दिन में 20 दिन में, बी उसी काम को कितना दिन में कर दे रहा है 15 दिन में। तो यहाँ से टोटल वर्क क्या हो जाएगा इसका एलसीएम कितना आ गया
60 है। ए जो है 20 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना काम? 3 काम। बी जो है 15 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना काम? 4 काम। क्या बोला कि बी ने अकेले 6 दिन काम किया, तो यहाँ से देखे बी का निकालते हैं। बी एक दिन में कितना? 4 काम। बी जो है एक दिन में 4 काम, तो 6 दिन में कितना गुण काम कर देगा? 4 गुना 6 कितना काम हो गया? 24 काम हो गया। काम कराना था कितना? 60। तो अभी भी रिमेनिंग काम कितना बचा हुआ? 36। अब क्या बोल रहा है कि 6 दिन के बाद बी चला गया, अब शेष काम को कौन करेगा? ए क्या बोल रहा कि ए जो है शेष काम को कितना दिन में करेगा? तो यहाँ देखिए ए जो है एक दिन में 3 काम, तो 36 काम करने में इसको कितना समय लेगा? कितना? 36/3 कितना दिन में कर देगा? 12 दिन में। यहाँ देख क्या दिया हुआ है, आपको दिया है cos x बराबर कितना? 24/25। यहाँ बताइए cos बराबर क्या होता है? आधार बाई कर्ण, यानी आधार मालूम कर्ण मालूम, तो लंब नहीं निकल जाएगा। लंब बराबर ऐसे देखिए, ध्यान याद रखिए क्या बोले थे कि 7 24 7 24 25, यह क्या? ट्रिपलेट, यानी लंब कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा, है ना। अगर नहीं बेसिक पता है तो इस तरह से निकाल लीजिएगा। अब क्या होता है? लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ऐसे निकालेगा तो 7 आ जाएगा, है ना। अगर ट्रिपलेट याद है तो डायरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या पूछा? कॉट एक्स प्लस कॉस एक्स, तो यहाँ देखिए पहले कॉट निकाल लेते हैं। कॉट एक्स प्लस क्या पूछा है? कॉसेक एक्स। तो यहाँ देखिए पहले यह बताए tan बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार, तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा? आधार बाय लंब। आधार कितना है? 24, तो लंब कितना है? 7। अब देखिए साइन बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण, तो कोसेक बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब। कर्ण कितना है? 25, और लंब कितना? 7। कितना आ गया? 49/7। काटेंगे कितना आ गया? 7। देखिएगा 95 नंबर में क्या बोल रहा है? ए तथा बी एक पूंजी में क्रमशः 36,000 रुपया और 63,000 रुपया की पूंजी निवेश करते हैं, तो ज्ञात करेंगे कि 5500 रुपया वार्षिक लाभ प्रत्येक का हिस्सा निकालना। यहाँ देखिए 2 पार्टनर था, पहला पार्टनर जो है 3600 रुपया किसी व्यापार में लगा, दूसरा पार्टनर जो है 6300 रुपया लगा। और क्या बोल रहा है कि साल भर के अंत में, एक साल में उसको कितना का लाभ हो रहा है? 5500 रुपया का ओवरऑल लाभ हो रहा है। तो ये पूछ रहा है कि ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा। तो यहाँ देखिए पार्टनरशिप का कैसे होता है? पार्टनरशिप में प्रॉफिट को किस रेशो में बांटते हैं? पूंजी गुना समय में बांटते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ तो समय नहीं दिया हुआ है। देखिए क्या बोल रहा है? टोटल कितना साल का? 1 साल का, यानी कि टोटल कितना साल का पूंजी रहा व्यापार में? कितना साल का बिजनेस रहा? 1 साल के बाद बंटवारा हुआ लाभ का, तो 1 साल, यानी ए भी पहला पार्टनर भी 12 मारा है, दूसरा पार्टनर भी 12 मारा है। तो यानी क्या है? टाइम सेम है। अगर टाइम सेम हो तो जो पूंजी का रेशियो होगा वही क्या हो जाएगा? प्रॉफिट का रेशियो होगा। तो यहाँ देखिए ए और बी 2 पार्टनर था, पहला पार्टनर जो है किसी व्यापार में 36,000 रुपया, दूसरा पार्टनर जो है 63,000 रुपया लिया, तो इसका रेशियो निकाल देते हैं। यह क्या है? जो कैपिटल का रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। देखिए 9 से कट रहा है, 9 चौको 36 कट रहा है, 9 चौको 36, 900 से 63 कितना आ गया? 4:7। अनुपात में टोटल लाभ कितना हो रहा है? 11 यूनिट। अनुपात में टोटल लाभ कितना? 11 यूनिट, लेकिन टोटल लाभ है कितना? 55,000 रुपया। कितना? 5500 रुपया। तो यहाँ देखिए 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? यानी कितना? 5500 बटा कितना? 11। अगर ए का निकालना, यह क्या आ गया? 1 यूनिट का, अगर ए का निकालना है तो 4 से गुना, अगर बी का निकालना है तो कितना से? 7 से काटेंगे, 11 5 55, 500 कितना गया? ए को 2000 रुपया का लाभ होगा, बी को कितना? 3500 रुपया का। देखिएगा 96 नंबर में क्या बोल रहा है कि 2 संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक 147 और उन संख्याओं का महत्तम समवर्तक 7 है, उनमें से एक संख्या 21 है, तो दूसरी संख्या निकालना। तो यहाँ से देखिए एक रिलेशन होता है, अगर पहली संख्या दूसरी संख्या मालूम और किसी संख्या में एलसीएम और एचसीएफ मान लीजिए, तीनों में से अगर 4 इंफॉर्मेशन में से एक नहीं दिया तो निकाल सकते हैं। यहाँ से देखिए क्या होता है
पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ, है ना। तो यहाँ से देखिए पहली संख्या हमको दे दिया था, पहली संख्या कितना है, कैसे दूसरी संख्या निकालना है तो मान लेते हैं दूसरी संख्या कितना है, एक्स। क्या दिया है, एलसीएम दे दिया है, एलसीएम कितना है 147 और एचसीएफ कितना है 7 है। तो यहाँ देखिए 7 21, 3 से काटेंगे, 3 चौको 12, 9 3 27, यानी दूसरी संख्या कितना है 49। देखिएगा 100 नंबर, देखिए 100 नंबर में क्या बोल रहा है, यदि ओ त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र है जो त्रिभुज के अंदर स्थित है तो कोण ओबीसी या कोण बीएसी का मान। तो यहाँ से देखिए पहले परिकेंद्र समझिए, पहले परिकेंद्र, परिकेंद्र कहते किसको है, तो यहाँ से देखिए अगर किसी भुजा का लंब समद्विभाजक, अगर किसी त्रिभुज के, अगर त्रिभुज के तीनों भुजा का लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलेगा, किसी त्रिभुज का तीनों भुजाओं का लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलेगा वही क्या होता है, वही परिकेंद्र होता है, परिकेंद्र है ना। तो यहाँ से देखिए अगर परिकेंद्र से अगर इसको सेंटर मानते हुए एक वृत्त खींचेगा तो यह क्या होगा, यह वृत्त जो होगा यह त्रिभुज के वर्टेक्स से होकर गुजरेगा, है ना। तो यहाँ से देखिए एक त्रिभुज एबीसी है, एक त्रिभुज एबीसी, इसका लंब समद्विभाजक, इसका मान लेते हैं कि इसका लंब समद्विभाजक, तभी क्या बोलते हैं कि त्रिभुज का लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलेगा वह क्या होगा, परिकेंद्र होगा ना। यह मान लेते हैं कि परिकेंद्र ओ, यह क्या, जो इसको सेंटर मानते हुए इस पर एक वृत्त खींचेंगे तो यह क्या होगा, यह जो है इसके वर्टेक्स से गुजरेगा, है ना। यह समझिए कि यह वृत्त है, लग नहीं रहा लेकिन वृत्त समझिए कि यह वृत्त है। तो यहां से देखिए क्या पूछ रहा है आपको, कोण बीओसी, यह क्या ओ बीओसी मिलाना पड़ेगा, बीओसी ये वाला एंगल बीओसी और ए वाला इसका योग पूछा है बीएसी। तो यहाँ से देखिए यह क्या है, क्या यहाँ आपको पता होगा कि त्रिभुज के सेंटर से परिधि के बीच की दूरी क्या होता है, त्रिज्या, ये क्या है, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये दोनों क्या है बराबर होगा। तो यहाँ से देखिए आप पढ़े होंगे कि क्या पढ़े होंगे कि अगर किसी, देखिए पढ़े होंगे अगर किसी त्रिभुज का दो साइड मालूम, अगर किसी त्रिभुज का दो साइड बराबर है, अगर किसी त्रिभुज के दो भुजा बराबर तो इसके आमने सामने का कोण भी बराबर होगा एक्स, तो ये भी एक्स होगा। तो मान लेते हैं कि ये वाला एक्स डिग्री, तो ये भी कितना होगा एक्स होगा ना, होगा। तो यहाँ देखिए अब देखिए किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ देखिए मान लेते हैं कि ये वाला अल्फा, ये वाला कोण निकालना है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो अल्फा प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 180, अल्फा निकालने तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 2x नहीं होगा, हो जाएगा। तो ये वाला एंगल यह कितना हो गया, ये वाला एंगल कितना हो गया 2x माइनस कितना 2x, सॉरी 180 में से ना कितना हो जाएगा 180 माइनस कितना 2x हो जाएगा ना। तो यहाँ से देखिए अब पा रहे होंगे कि यहाँ देखिए त्रिभुज के यहाँ सॉरी वृत्त के सेंटर से यहाँ देखिए किसी जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण, किसी जीवा यानी या किसी चाप, जीवा या किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, इसी चाप द्वारा वृत्त के परिधि पर बने कोण का क्या होता है दोगुना, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, इसी चाप द्वारा वृत्त के परिधि पर बने कोण का क्या होता है दोगुना। मान लेते हैं कि यह थीटा, तो यह कितना हो जाएगा 2 थीटा, मान लेते हैं यह 10 डिग्री, तो यह कितना हो जाएगा 20, मान लेते हैं यह 50, तो यह कितना हो जाएगा 100, इसका दोगुना। तो इसका उल्टा भी तो बोल सकते हैं कि केंद्र पर जो केंद्र पर होता है वह क्या होता है
परिधि पर जो कोण बनता है वह केंद्र का आधा होता है। तो यहाँ देखिए सेंटर पर कितना है 180 माइनस 2x, तक परिधि पर कितना कोण बनेगा, इसका आधा हो जाएगा यानी हाफ कर देंगे, यानी कितना 90 माइनस एक्स। यह वाला एंगल कितना आ गया 90 माइनस एक्स, मालूम हो गया। क्या पूछा था आपको, एंगल बी ओ बी सी प्लस एंगल बी ए सी, ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल एक्स प्लस ये वाला एंगल कितना है 90 माइनस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल, कितना आ गया 90 डिग्री। ठीक है, ओके, धन्यवाद। आपको लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।